नमस्कार। आज हम अपने एक नए दोस्त, एक नए फैमिली मेम्बर के साथ हैं। आपका नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम है अनीस अंसारी। आपकी उम्र? 37। कहाँ से आए? मैं बिजनौर से आया हूँ। क्या तकलीफ आपको शुरू से? सर मेरा 2 साल पहले हिप रिप्लेसमेंट हुआ था। अच्छा, हाँ, कौन सी साइड? ये राइट साइड। क्यों कराया था आपने ऑपरेशन? सर पेन बहुत होता था, इतना पेन होता था मतलब चलने में, बैठने में, उठने में, लेटने में, हर वो एक्टिविटी जो नॉर्मल आदमी करता है वो मैं नहीं कर पाता था। डॉक्टर साहब ने क्या बताया कि क्यों दर्द हो रहा है, क्या बीमारी है आपको? डॉक्टर साहब ने पहले तो कुछ बताया नहीं, ये बताया कि मतलब उससे भी पहले 2-3 जगह कई जगह दिखाया सबने, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। बोलते थे ये मसल्स टाइट रहती है, इनमें पेन होता है, इसके लिए एक्सरसाइज करो, दवाई की दी, लेकिन वो करते रहते तो कुछ नहीं होता। इतना पेन किलर दे दे के तो थोड़ा आराम रहता था। ठीक है। उसके बाद दवाई छोड़ते थे वापस वैसे ही हो जाता था। हाँ। और कम से कम 10-12 साल तक ऐसे ही चलता रहा। पर बीमारी का पता नहीं चला? बीमारी का किसी ने बताया नहीं हमको कि तुम्हारा हिप रिप्लेसमेंट होना है। ओके। फिर उसके बाद जब लास्ट स्टेज पे पहुंच गया तो उसके बाद एक जगह हमने दिखाया, तो वहाँ पे उन्होंने एक्सरे कराया, वो भी हम न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहे थे। अच्छा। तो उनका इलाज चालू किए थे, तो उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था। तो बोले नस ब्लॉक है, कोई हो जाएगी, खुल जाएगी। उन्होंने दवाई दी बोले, लेकिन वो बढ़ने लगा पेन। तो उनसे बताया कि सर ऐसा तो बात है, बजाय कम होने के पेन बढ़ रहा है। ठीक है। तो उन्होंने उनकी समझ में नहीं आया। तो बोले तुम्हारे कहाँ तकलीफ होती है? मतलब मेरे यहाँ से और यहाँ तक तकलीफ होती है। तो बोले बैठ सकते हो नीचे? मैंने नीचे चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकता ना। ठीक है। बोले बैठ के दिखाओ। तो मैं बैठ के दिखाया तो बैठता तो राइट साइड झुक जाता था। तो वो कुछ समझे, तो मेरे को बोले कि तुम हड्डी वाले डॉक्टर के पास में भेज रहा हूँ आपको, वहाँ जाओ, उनसे जाके ये बताओ, तो ये कुछ कराएंगे। तो मैं उनके पास गया, जाके ऐसे ऐसे मेरा इलाज चल रहा था, उन्होंने आपके पास भेजा है वही हॉस्पिटल में। तो उन्होंने मेरे एक एक्सरा कराने के लिए भेजा। एक्सरा जब हुआ तब उन्होंने मेरे को ये बताया कि तुम्हारा राइट साइड का हिप एकदम ख़त्म हो चुका है। अच्छा, कि अब कि जैसे 10-12 साल से आपको दर्द था, तो इस दौरान आपने कभी हड्डी के डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया, लेकिन उस टाइम उनकी समझ में नहीं आ पाया। किसी ने कूले का एक्सरे निकाला? एक्सरा करा था, लेकिन उस टाइम एक्सरे में कुछ ऐसा नहीं आता था। खाली बताते बोले ऐसे ही सही हो जाएगा एक्सरसाइज से। बोले कैसे घबराने वाली बात नहीं है। तो फिर डॉक्टर साहब ने बताया? फिर उन्होंने बताया, जब लास्ट स्टेज पे पहुंच गया था तो उन्होंने बताया कि आपका हिप खराब हो गया, चेंज होएगा। ठीक है। ठीक है। मतलब तो ठीक है, इसमें हमको क्या क्या करना पड़ेगा? बोले ऑपरेशन होगा, ये चेंज हो जाएगा। मतलब कितना लाइफ रहेगा इसका? तो ऑपरेशन के बाद आप तुरंत चलने लग गए थे? 1-2 दिन के बाद उन्होंने वॉकर से चलाया। ठीक है। वॉकर से चलाया, फिर उसके बाद कुछ दिन तक वॉकर से चले, फिर उसके बाद छड़ी से चलाया। ठीक है। एक हाथ में छड़ी पकड़ के फिर धीरे धीरे छड़ी खत्म की। लेकिन वो दिन से आज का दिन तक ये पैर पे वेट नहीं डाल पाता मैं। वेट डाल के चलता हूँ, पेन होता है। मतलब पहले दिन से ही पेन? हाँ, पहले दिन से, जब से पेन है। पेन गया ही नहीं जब से। मैं जाकर उनको बोलता, डॉक्टर साहब ये पेन क्यों नहीं जा रहा? बोले इतने दिन से तुम जो इस पोजीशन में थे तो तुम्हारी मसल्स ज़्यादा हो गई, एक्सरसाइज करो जी जी, और ये सही हो जाएगी। यहाँ तक कि फिजियोथेरेपी के पास भी मैं खुद से गया, उन्होंने नहीं बोला। फिजियोथेरेपी के पास गया मैंने ऐसे ऐसे बताया। आपकी वीडियो देख के मुझे समझ में आया कि फिजियोथेरेपी के पास भी जाना चाहिए मुझे। आपकी वीडियो देख के मैं फिजियोथेरेपी के पास गया, उनको एक्सरे दिखाया, बोले सही हो जाओगे, मसल तुम्हारी डैमेज हो गई है, तो ये हम कराएंगे, सही हो जाएगी। तो उन्होंने धीरे धीरे पहले हल्की एक्सरसाइज कराई, फिर उसके बाद उन्होंने 2 kg वेट तक डाल के इस तरह से पैर उठाया, नीचे कराया, जो एक्सरसाइज थी वो भी कराई, जो मशीन के द्वारा थी, IFT वगैरह ये सब उन्होंने कराई। लेकिन बजाय पेन कम होने के और बढ़ता। इसकी डेट में आपको क्या क्या परेशानी? परेशानी मुझे इतनी है कि मतलब मैं काम नहीं कर पाता हूँ। कितना दूर चल पाते? 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाता हूँ। चलता हूँ तो पेन होने लगता है। चल के आता हूँ तो थकन महसूस, कमजोरी महसूस, फिर से बहुत थक गया, इसकी वजह से बहुत पेन होता है। तो दूसरा काम, सबसे बड़ी समस्या, काम नहीं कर पाता, ज़मीन पे नहीं बैठ पाता। क्या काम करते हैं? मेरा दुकान का काम है, जो खड़े रहने का काम है। जी जी। वही खड़ी ड्यूटी का काम है मेरा। वही खड़ा नहीं हो पाता, 10 मिनट आधा घंटा भी खड़े रहते तो ये यहाँ पे मसल्स में जी पेन होने लगता है। तो इनकी वाइफ आसमा खातून भी साथ में आई हैं। जैसे डेली का काम है, जैसे सीढ़ी चढ़ना है, टॉयलेट जाना, उसमें भी परेशानी हो रही? कपड़े पहनना? कपड़े वगैरह तो मैं खुद पहन लेते हैं। टॉयलेट जाने में टॉयलेट के लिए अलग वो कर रखी है, टॉयलेट इंग्लिश टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट में नहीं। इसके ऊपर वो वैसे हैंगी है ना, उसके ऊपर रेडीमेड कुर्सी आती है, टॉयलेट आती है रेडीमेड, तो उसके ऊपर रख के उसको बैठ के वही इस्तेमाल करते हैं। ओके।
लेकिन इस दौरान कभी फीवर नहीं आया आपको? नहीं और कभी जहाँ से ऑपरेशन किया था वहाँ से कोई पस या इन्फेक्शन जैसे नहीं कुछ मुझे बुखार भी डॉक्टर साहब एक साल हो जाता बुखार आए हुए, सर्दी खांसी बुखार कभी नहीं आता, वो पहले से ही है। ओके। तो हम हर पेशेंट से कुछ सीखते हैं और हम आपसे ये बातें इसलिए शेयर करते हैं कि आप भी कोई आपके साथ भी अगर ऐसी कोई तकलीफ़ है, ऐसी कोई अगर गलती आप कर रहे हैं तो आप ना करें। तो अनीस की बात से हमें ये 2-3 चीज़ें समझ आ रही हैं कि नंबर 1 कि पेशेंट का डायग्नोसिस 10 साल तक नहीं बन पाया। पेशेंट 10 साल तक तकलीफ़ में रहा, इलाज कराता रहा। हम पेशेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो डॉक्टर के पास नहीं गए, उन्होंने हर डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने जो इलाज बताया वो किया, लेकिन डायग्नोसिस भी नहीं बन पाया। ये पहली गलती रही। दूसरी गलती ये है कि ऑपरेशन हुआ लेकिन उसमें पेशेंट, मैं गलती डॉक्टर की नहीं कहूँगा, मैं सिस्टम की गलती कहूँगा कि शायद पेशेंट ने भी इतना रिसर्च नहीं किया और शायद इनको इतनी इन्फॉर्मेशन मिली भी नहीं कि इस एज में जब इनका ऑपरेशन हुआ था इनकी उम्र 35 साल थी और 35 साल की पेशेंट में हम सीमेंटेड इम्प्लांट नहीं डालते। ये हम इतनी बार आपको बता चुके हैं वीडियोज़ में कि सीमेंटेड इम्प्लांट की लाइफ लिमिटेड होती है और ख़ास तौर पर जो यंग पेशेंट होते हैं उसमें सीमेंटेड इम्प्लांट नहीं डाला जाता क्योंकि लाइफस्टाइल डिमांडिंग होता है, ज़्यादा चलना फिरना पड़ता है, तो ये इम्प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये कन्विंस करना कि आप एक बार फिर ऑपरेशन कराओ, इनका एक तरह से डॉक्टर्स में विश्वास कम हो जाता है पेशेंट का, हम इनको ब्लेम नहीं कर सकते। एनीवे, दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी इतनी जल्दी इम्प्लांट लूज होते हैं तो उसमें हम दिमाग में एक चीज़ हमेशा रखते हैं कि हो सकता है पेशेंट को अंदर इन्फेक्शन हो। मैं अनीस से, इनकी फैमिली से बात डिस्कस कर चुका हूँ कि जब हम ऑपरेशन करेंगे और अंदर देखेंगे तो कई बार हमें अंदर पस मिलती है, इन्फेक्शन मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम पूरी सर्जरी नहीं करते हैं। उस सिचुएशन में हम पस को साफ़ करते हैं, अंदर से पूरा क्लीन करते हैं और एक ऐसा इम्प्लांट, एक टेम्परेरी इम्प्लांट जिसको हम स्पेसर कहते हैं, जिसके चारों तरफ एंटीबायोटिक लगी होती है, वो डाल देते हैं और पेशेंट चलना फिरना शुरू कर देता है अगले दिन से। लेकिन ये टेम्परेरी इम्प्लांट होता है, ये 3 से 6 महीने तक अंदर रहता है, एंटीबायोटिक दी जाती है और जब पस बिल्कुल सूख जाती है और इनके ब्लड टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं तब हम इनका फाइनल ऑपरेशन करते हैं। तो ये एक ऑप्शन हम लेके चलेंगे, पेशेंट को इस बारे में पता है और ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब भी हम सर्जरी करते हैं पेशेंट के साथ और फैमिली के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टली हमें बातें करनी चाहिए ताकि बाद में कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो। अगर हमें अंदर इन्फेक्शन नहीं मिलता है तो जितना भी इम्प्लांट है, जो सीमेंट है, सब कुछ हम निकालेंगे और एक नया नॉन सीमेंटेड सिरेमिक इम्प्लांट डालेंगे। तो हमारी और हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि अनीस एक अच्छा रिजल्ट हमारे पास से लेके जाएं और इनका एग्जाम्पल आप सब लोगों के लिए रहे कि हमें किस तरह से अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अपने ट्रीटमेंट के बारे में हमें अलर्ट होना चाहिए, थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए कोई भी ऑपरेशन कराने से पहले, और अगर बात बिगड़ भी जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, वो फिर भी ठीक हो सकते हैं। थैंक यू जी। वापस जाइए। आ जाओ। पीछे होके बैठिए आराम से, उठिए। उठिए, ठीक है। तो हम एग्जामिनेशन शुरू कर रहे हैं अनीस का। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि दोनों लेग्स की लेंथ में डिफरेंस है, लगभग 1 इंच का फ़र्क है। ये राइट साइड है जिसकी हम सर्जरी कर रहे हैं, ये लगभग 1 इंच छोटी हो गई है क्योंकि इम्प्लांट लूज होकर अंदर की तरफ सिंक कर गया है। दूसरा जो डिफरेंस है कि इनका जो लेफ़्ट साइड की थाई है जो कि नॉर्मल है इनका, ये बिल्कुल अच्छी है, मसल्स वेल डेवलप्ड हैं, लेकिन इधर काफ़ी वेस्टिंग है। आप ये देखें, बिल्कुल ये बिल्कुल यहाँ से मसल्स बिल्कुल खाली हैं क्योंकि इस पैर को काफ़ी सालों से पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब इन्होंने एक्सरसाइज शुरू की है, थोड़ा सा बता रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अब हम जब पेन फ्री हो जाएंगे, चलना फिरना शुरू करेंगे,
इसकी फर्दर एक्सरसाइज करेंगे तो ये फिर और भी बेटर हो जाएगा और लेफ़्ट साइड के बराबर हो जाएगा। अब हम मूवमेंट्स की बात करें, पहले लेफ़्ट साइड में देखें तो बिल्कुल अच्छी मूवमेंट है, फ्री है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो रोटेशंस हैं ये बिल्कुल फ्री हैं इनकी। राइट साइड में देखते हैं, फ्लेक्शन में थोड़ा सा पेशेंट पैर को बाहर लेके जा रहे हैं क्योंकि अंदर पेनफुल हो जाता है, और रोटेशन ये देखिए पेशेंट पूरा मूव कर रहा है क्योंकि पेन है, पेशेंट मूवमेंट को होल्ड कर रहा है। कंपेयर करते हैं, लेफ़्ट साइड में अगर मैं मूवमेंट करता हूँ तो पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, पेशेंट को कोई पेन नहीं है। लेकिन जब हम राइट साइड में ट्राई करते हैं तो पेशेंट को पेन है, पेशेंट की पूरी बॉडी मूव कर रही है। तो अदरवाइज इनकी अबडक्शन एडक्शन एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल ठीक रहेंगी। प्रॉब्लम सिर्फ लेंथ की है, वेस्टिंग की है और रोटेशंस पेनफुल है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जैसे ही हम सर्जरी करेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और जो प्रोग्रेस रही हम आपसे शेयर करेंगे। तो अनीस का जब पहली बार एक्सरे हुआ अप्रैल 2018 में, तो ये पिक्चर थी। इसमें चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहली चीज़ पेल्विक टिल्ट है, राइट साइड जिधर इनको प्रॉब्लम है, ये पेल्विस इधर नीचे आ गया है, स्पाइन उसकी वजह से टेढ़ा हो गया है। और आप अगर पहले लेफ़्ट नॉर्मल देखते हैं, इधर जॉइंट स्पेस मेंटेन्ड था इनका, सॉकेट और बॉल के बीच में क्लियर स्पेस विजिबल है, दैट मीन्स ये नॉर्मल साइड है। अगर हम राइट साइड देखें तो बॉल और सॉकेट के बीच में बिल्कुल बोन एक दूसरे से मिल चुकी हैं, इसी वजह से इनको तकलीफ़ हो रही थी। और ये छोटी छोटी बोन जो इधर बन जाती हैं, इसका मतलब होता है कि ये तकलीफ़ इनको काफ़ी सालों से थी। तो इसके बाद इनकी हिप रिप्लेसमेंट हुआ। ये इनका हिप रिप्लेसमेंट होने के बाद का एक्सरे है। इसमें आप देखेंगे कि पेल्विक टिल्ट काफ़ी हद तक करेक्ट हो गया था इनका, ये अच्छी बात थी। लेकिन आप इतने दिनों से हमारे एक्सरेज देख रहे हैं तो आपको डिफरेंस पता लग जाता है कि ये सीमेंट है, ये जो सफ़ेद रंग की चीज़ है ये सीमेंट है, दैट मीन्स ये सीमेंटेड इम्प्लांट था। इधर भी आप देखें तो ये सब सीमेंट है, जो वाइट कलर की चीज़ आपको दिख रही है। लेकिन अभी सीमेंट और इम्प्लांट के बीच में कोई गैप नहीं है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नेक्स्ट एक्सरे देखेंगे तो आप डिफरेंस अप्रिशिएट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि हम क्या बता रहे हैं। तो ये सीमेंटेड इम्प्लांट है, यहाँ भी इम्प्लांट और बोन के बीच में कोई गैप नहीं है। ये फ्रेश एक्सरे है आफ्टर सर्जरी। ये 2 साल के बाद का एक्सरे बनी इसका, जब उनको दर्द हो रहा है तो आप देखेंगे कि सीमेंट और बोन के बीच में गैप आना शुरू हो गया है, दैट मीन्स कि इम्प्लांट लूज़ हो गया है। आप यहाँ भी देखें ये गैप आ गया है, इसी को हम लूजनिंग कहते हैं। अगर आप यहाँ भी देखें तो ये देखिए सीमेंट और बोन के बीच में पूरा गैप है, दैट मीन्स कि इम्प्लांट लूज़ हो गया है। यहाँ तक आप लूजनिंग देख सकते हैं। और हमारे लिए चैलेंज रहेगा कि पहले ये इम्प्लांट निकालना है। जब सीमेंट निकालेंगे तो हम पहले जैसे आपको बताते हैं, जब भी सीमेंट निकलती है ये बहुत सारी बोन अपने साथ लेकर निकलती है, तो जो बोन हमारे पास बचेगी वो बहुत कम होगी और ये एक डिफ़िकल्ट रहेगा हमारे लिए इसको वापस बनाना। दूसरा, इसमें आप देखेंगे कि सीमेंट ऑलमोस्ट पेल्विस के अंदर तक पहुंच गई है, तो जब हम इसमें ऑपरेट करेंगे तो हमारा जो काम होगा वो बिल्कुल जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके बिल्कुल साथ रहेगा, तो हमें बड़ा केयरफुल रहना है। दूसरी चीज़ इसमें आएगी कि ये देखिए सीमेंट पूरा यहाँ तक आ गई है और इसने पूरी कैनाल को ब्लॉक कर दिया है। तो पहले हमें काम करने से पहले इस कैनाल को ओपन करना पड़ेगा। और इसमें जब भी हम रिवीजन सर्जरी करते हैं तो हम हमेशा जॉइंट के अंदर से एक सैंपल लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं टिश्यूज़ का, ये देखने के लिए कि अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और वो कंफर्म करता है कि पेशेंट को कौन सी एंटीबायोटिक चलनी है। चलिए, तो जब हम सीमेंटेड इम्प्लांट निकालते हैं बॉडी से तो ये इस तरह के होते हैं। ये इनका सीमेंटेड कप है। जब हमने कप निकाला तो आप देखेंगे ये पीछे सीमेंट लगी हुई है। अब ये सीमेंट कप के साथ तो बहुत अच्छे से फिक्स्ड है, लेकिन इसका बोन से कोई ख़ास कनेक्शन नहीं था और ये लूज़ था, इसी वजह से पेशेंट को दर्द होता है। और बहुत बार हमने देखा है जब ये सीमेंट निकलती है ये अपने साथ बहुत सारी बोन भी लेकर आती है, तो हमें जो रिवीजन सर्जरी होती है उसमें बहुत दिक्कत आती है। इनका अगर हम सीमेंटेड इम्प्लांट देखें जो डला हुआ था अंदर, इसमें ये मेटल हेड है जो आजकल हम नहीं डालते हैं। ये सीमेंटेड इम्प्लांट है जिसकी जो सीमेंट थी वो पूरी, जो फीमर में जैसे हम डालते हैं इम्प्लांट को, तो इम्प्लांट तो लूज़ था लेकिन जो सीमेंट थी वो बोन के साथ पूरी चिपकी हुई थी। तो हमें नई सर्जरी करने के लिए, रिवीजन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, उसमें बोन डैमेज भी होती है। और जो नीचे जहाँ ये इम्प्लांट इनका यहाँ तक आ रहा था, उसके बाद जो सीमेंट का एक प्लग था अंदर, जो एंड में एक सीमेंट का प्लग डाला जाता है ताकि सीमेंट आगे तक ना जाए,
इसको हम निकाल नहीं पाए, हमें बहुत परेशानी हुई और हमें बोन में एक विंडो क्रिएट करनी पड़ी, उसके थ्रू ही हम इसको निकाल पाए। स्टार्ट। तो एक्सरे में मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करूँ, ये हमारा कप था, ये सारी सीमेंट हमारी आ गई है हमारे साथ में, पूरी बोन अंदर बिल्कुल खाली है, अंदर कोई बोन स्टॉक नहीं है। ये स्टेम और इम्प्लांट है जो हमने अब दिखाया आपको, और ये है जो बोन सीमेंट प्लग, ये पूरी सीमेंट यहाँ भरी हुई है, कैनाल बिल्कुल बंद है, अगर हम इसमें काम करना चाहें तो इसके आगे काम नहीं कर सकते हैं। अब हमारी मजबूरी क्या है कि जब एक सीमेंटेड इम्प्लांट डला होता है तो ये इतनी बोन पूरी डैमेज होती है, तो हमें मजबूरन एक लंबा इम्प्लांट डालना पड़ता है जो नीचे तक जाता है और वो नीचे ग्रिप करता है, लेकिन नीचे जाने के लिए हमें इस सीमेंट को हटाना ज़रूरी है। तो इस केस में हमें इस सीमेंट प्लग को निकालने के लिए यहाँ एक विंडो बनानी पड़ी। अब हम कंपेयर करते हैं कि हम सीमेंटेड इम्प्लांट की बजाय नॉन सीमेंटेड क्यों डालते हैं। अब कंपैरिजन देखिए, ये एक नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है और ये है सीमेंटेड इम्प्लांट। नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट में ये सरफेस पूरा रफ होता है जिसके ऊपर बोन ग्रो करती है, इसमें किसी सीमेंट की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये छेद जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर बोन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इसमें हम स्क्रूज डालते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन स्क्रूज की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम नॉन सीमेंटेड स्टेम की बात करें तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्लांट है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है स्ट्रेंथ में। तो पूरी बॉडी का वेट अगर किसी इम्प्लांट ने लेना है तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एरिया पूरा रफ है, इसमें ग्रूव्स बनी हुई हैं जिसमें बोन ग्रो करती है, इसमें किसी सीमेंट की ज़रूरत नहीं है। रादर जब पेशेंट चलता है तो बोन इसके ऊपर ग्रो करती है, बोन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये सॉकेट है जिसमें हमारा कप डलता है, जो नॉन सीमेंटेड कप होता है वो अंदर फिट हो जाता है, और कभी कभी हम इसमें स्क्रू डालते हैं अगर बोन क्वालिटी अच्छी नहीं हो। लेकिन अगर कभी भी इसको निकालना हो तो हमारी बोन बिल्कुल प्रिजर्व्ड होती है, हम रिवीजन सर्जरी बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब सीमेंटेड कप डला होता है और जब इसको निकालते हैं तो ये सीमेंट काफ़ी सारी बोन भी ले आती है अपने साथ, बोन इनकी जो सर्कुलेशन है अंदर बोन की वो पुअर हो जाती है और हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। सिमिलरली अगर हम फीमर की बात करें, इसमें अगर हमारा सीमेंटेड इम्प्लांट डला है और जब हम इसको निकालते हैं तो बोन बिल्कुल खोखली हो जाती है, और जहाँ तक इम्प्लांट डला होता है उसको हम नॉन एग्जिस्टेंट बोन कहते हैं। तो हमें मजबूरन एक लंबा इम्प्लांट डालना पड़ता है जिसकी ग्रिप यहाँ से नीचे होती है, और जैसे इस केस में मैंने बताया अगर सामने ब्लॉकेज हो सीमेंट की वजह से तो बोन को कई बार हमें काटना भी पड़ता है।